बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्टार्ट कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि असेसमेंट क्या चीज़ होती है भला। असेसमेंट एनेबल साइकोलॉजिस्ट टू एवेलुएट, डायग्नोज एंड ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशंस। यानी कि इसका बेसिक काम क्या है, ये सबसे पहले हमें इवेल्युएशन प्रोवाइड करती है, डायग्नोसिस प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हमें ट्रीटमेंट में जो है वो मदद देती है। यानी कि हम जब इवेल्युएट कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने इसको कैसी ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो अर्ली 20 सेंचुरीज़ में है और जो कि चाइना से 2200 BC में स्टार्ट हुई थी। अब चाइना में ये कैसे स्टार्ट हुई थी इसको हम फर्दर देखते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म थी टेस्टिंग की। इसमें क्या किया जाता कि जो भी सिविल ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स को हायर किया जाता था, सेलेक्ट किया जाता था, उनकी एक बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती थी रिटन टेस्ट के थ्रू। ये चाइनीज़ इम्पीरियर्स ने जो है ना, वो इम्पीरियर ने जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इसके अलावा जो है, अगर हम पहले इससे पहले की बात करें तो 1800 यानी कि मिड ऑफ 1800s में जो है कुछ फिजिशियन और कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर स्टार्ट किया था। ठीक है, किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। ये जो प्रोसीजर्स होते थे इनमें बेसिकली ब्रेन इंजरीज़ के बारे में देखा जाता था। 1985 में हिबर्ट वॉन ग्रेशे डेवलप दिस प्रिकर्सर टू द मेमोरी ड्राम टू टेस्ट द विजुअल रिकग्नाइजेशन स्किल ऑफ ब्रेन इंजर्ड पेशेंट। यानी कि उन्होंने ब्रेन इंजर्ड पेशेंट में विजुअल रिकग्नाइजेशन स्किल को असेस किया था। उसके बाद जी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैन बी ट्रेस बैक टू द वर्क ऑफ फ्रेश गॉल्टन। यानी कि गॉल्टन के काम के साथ रिलेट किया जाता है, जिन्होंने जी मेमोरी सेंसरी एंड मोटर एबिलिटीज़ इन दोनों को मैयर किया था। ठीक है, इसके अलावा मेंटल प्रोसेसेस में जिसमें मेमोरी और अटेंशन शामिल है, इसको भी इन्होंने मैयर किया था। उसके बाद जी वॉन्डेड आ जाते हैं, जिन्होंने फर्स्ट लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में जो है एक लैब कायम की थी, जहाँ पर वो डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग परफॉर्म करते थे। विलियम वॉन्डेड ने जी 1862 में उन्होंने मैयर किया था स्पीड ऑफ थॉट को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्स्ट रेफरेंस जो मेंटल टेस्टिंग का मिलता है वो हमें जेम्स मैकेन कैटल के काम से मिलता है। ठीक है, अच्छा, वन ऑफ द कैटल स्टूडेंट कॉल्ड क्रिस्टल शोड रिएक्शन टाइम एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन मेयर डू नॉट कोरिलेट विद द कॉलेज ग्रेड्स देयर बाय रीडायरेक्टली मेंटल टेस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने जो है वो सेंसरी डिस्क्रिमिनेटरी को मैयर किया था। ठीक हो गया। इसके बाद इन लेट 1800 न्यू फाउंड ह्यूमनिस्ट टुवर्ड द मेंटल रिटार्डेड रिफ्लेक्टेड डायग्नोसिस एंड रेमेडियल वर्क ऑफ सिक्यूरल एंड सिगुइन हेल्प क्रिएट द नेसेसिटी ऑफ अर्ली इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इन्होंने जो ह्यूमनिज्म से ये दोनों बिलोंग करते थे, इन्होंने काम किया था जी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल वर्क ऑफ मेंटली रिटार्डेड बंदों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जी 1905 में, यानी कि ये हम सबको पता है 1915 में जो 5 में जो है वो स्टैनफोर्ड बीने और सिम्पसन आए थे, जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो पेरिस में क्रिएट किया था। देयर सैंपल ऑफ 30 आइटम्स मेयर मेनली हायर इंटेलिजेंस फंक्शन मेयर्ड इन आइडेंटिफाई स्कूल चिल्ड्रन हु डिड नॉट प्रॉफिट फ्रॉम रेगुलर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बेसिकली ये टेस्ट जो है बनाया गया था, इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए बनाया गया था कि जो डल और ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको आपस में डिस्टिंग्विश किया जा सके, उनको अलग किया जा सके। तो इस काम के लिए जी स्टैनफोर्ड बीने को जो है वो मतलब कि प्रपोज किया गया था और इसको उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डेवलप किया था। देन फर्दर ऑन 1908 में जो है वो इसका रिवाइज्ड एडिशन आया, जिसमें 58 आइटम्स थे और 1911 में जो है थर्ड एडिशन आया। फिर उसके बाद 1912 में स्टर्न्स आए थे, जिन्होंने डिवाइडिंग मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज टू ऑब्टेन आईक्यू। ठीक है, स्टर्नर ने जो है वो स्टर्न कहते हैं इनको, इन्होंने आईक्यू प्रपोज किया था कि हम आईक्यू किसी बंदे का कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी मेंटल एज को उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी एज को जो है उसकी मेंटल एज के साथ डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब हम उसको आईक्यू कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बहुत इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी कि बहुत ज़्यादा मशहूर होती जा रही थी। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे। उसके बाद जी टर्मन ने जो है 1916 में हमें बताया था कि आईक्यू को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टर्नर ने सिर्फ आईक्यू का फार्मूला दिया था, लेकिन इन्होंने उसके अंदर जो फ्रिक्शन थी उसको रिमूव करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो टर्मन का जो फार्मूला है वो आजकल यूज़ किया जा रहा है आईक्यू को ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा जी, अगर हम अपने पॉइंट्स को सम अप करें तो सबसे पहले जो है चाइना से ये काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। उसके बाद डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट आती रही और सबसे पहले इंटेलिजेंस पे काम हुआ। उसके बाद आते हैं जी पर्सनैलिटी के ऊपर जो काम हुआ था वो मिड 20 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले MMPI जो था वो क्रिएट किया गया था। ये एक मिनेसोटा मल्टी फिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। ठीक है, अब ये जो है मल्टी डायमेंशनल मतलब एक डिज़ाइन है या एक मल्टी डायमेंशनल इन्वेंट्री है, जिसके अंदर जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स
ट्रेट्स के साथ साथ जो है डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेसेस को भी देखा जाता है, ठीक है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, कुछ पर्सनैलिटी डिमेंशंस को देखने के लिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, हमारी एक्सट्रोवर्जन नेचर आ जाती है और हमारी कॉन्शियसनेस आ जाती है, ठीक है। यानी कि सही गलत में फ़र्क करने वाला, और इसके अलावा जो है एक्सट्रोवर्जन यानी कि सोशल, हमारी सोशल कितनी है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी कितनी है, हम सोशली कितने एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। इसके बाद जी बात करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में। क्लिनिकल असेसमेंट क्या चीज़ होती है? क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो मतलब जिसमें कंसीडर किया जाता है डिफरेंट असेसमेंट टूल्स को और टेक्निक्स को, जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं मेंटल इलनेसेस को। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट आ सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ आ सकते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। अब क्लिनिकल असेसमेंट जो होती है वो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह की होती है। अच्छा जी, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नीड फॉर असेसमेंट इन साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी में असेसमेंट की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी। असेसमेंट इज़ असेंशियल इन साइकोलॉजी फॉर सेवरल रीज़न। इसके डिफरेंट रीज़न है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन को, और इसके अलावा एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करने के लिए। इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी कि देखा जा सकता है टाइम बाय टाइम कि जो भी हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन दे रहे हैं आया वो यूज़फुल है कि नहीं है। इसके अलावा प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान को एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जी प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर लीगल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल पर्पसेस, यानी कि असेसमेंट जो है वो डिफरेंट जो है सेक्टर्स में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो असेसमेंट का हमें बताता है कि 20वीं सेंचुरी में जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट थे वेरियस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर बेस्ड करते थे, ठीक है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इस तरह, ठीक है। असेसमेंट इज असेंशियल इन साइकोलॉजी टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ कंडीशन, एवेलुएट इंटरवेंशन, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और एक आम टेस्ट में क्या फ़र्क है, साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरह के होते हैं, और इसके बाद हम इसको फर्दर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।